नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज हम बात करेंगे डीप स्टेट के कारनामों की। क्या वो भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं राहुल गांधी की तरह, इस परिवार की तरह? उन पर भी अब इंतजार नहीं हो रहा है जैसे इनसे नहीं हो रहा, और आपा ही खो बैठे हैं। इन लोगों को लगता है यहाँ भी, और जो भी डीप स्टेट, ये तो अब अमेरिका में भी है, दूसरे देशों में भी है, हमारे पास भी है। तो जो मोदी को घड़ी की चौथाई में हटा देना चाहते हैं अलग अलग कारणों से, उनके लिए तो एक एक पल, एक एक घड़ी अब बहुत भारी पड़ रही है उनके ऊपर भी, और जो उनके मंसूबे हैं उन पर भी। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और अब तो इस बात की भी चर्चा आम है कि ये जंतर मंतर पर भी जो कुछ हुआ और जो डिजाइन किया जा रहा है एक्चुअल में यूथ को भड़काना, उनसे गाली गलौज करवाना, प्रधानमंत्री की छवि को तार तार करने की कोशिश करना, ये भी सब डिजाइन किया गया है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ कर्नल अजय रैना साहब। तो उन्हीं के साथ जुड़ करके जरा चर्चा करेंगे। अजय जी, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या अब फ्रस्ट्रेशन इस लेवल तक पहुंच गए हैं? आज तो मैं देख रहा था आपने पूरा मानसून सत्र एक तरीके से डिस्ट्रॉय किया है। इसके बावजूद सरकार के अपने तौर तरीके होते हैं कि कुछ बिल तो कम से कम वो पास कराने में कामयाब रही, कुछ बिजनेस तो उसने पास कराया है। लेकिन जिनकी सबसे अधिक चर्चा थी, एफसीआरए, परिसीमन, महिला आरक्षण, वन नेशन वन इलेक्शन वगैरह, ये सब तो नहीं पारित करा सके। और अंतिम दिन आ गया है। अमित शाह फिर भी बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह से ये सब ड्रिल्ड किया गया है, मुझे तो लगता है कि इसमें इन लोगों का तो जो है वो है, डीप स्टेट का भी एक बड़ा खेल है। ओमकार जी, डीप स्टेट एक ऐसा साम्राज्य है कि उनको अच्छी फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। बहुत गूढ़े लोग हैं, बड़े लंबे समय से खेल रहे हैं, वो दुनिया को कंट्रोल करते हैं। ये जो उनके गुर्गे हैं, टूल्स ऑन ग्राउंड, जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये उनके डिस्पोजेबल वाले पुर्जे हैं, यूज एंड थ्रो वाले। इनमें फ्रस्ट्रेशन है, और डीप स्टेट ने ही इनको बोला है पॉसिबल है कि तुम इतना फ्रस्ट्रेशन दिखाओ कि लोगों को फ्रस्ट्रेट करो अपने साथ। वो आई एक्सेप्ट, बिकॉज डीप स्टेट तो आपको पता है वो एक प्लान पे काम नहीं करती, उनके 4 5 6 ABCDEFGHSZ तक प्लान पैरेलल चल रहे होते हैं। तो एंड वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, उनकी जो रूल बुक्स हैं, जो क्या बोलते हैं, जो रिजीम चेंज की बुक्स हैं, और जो दुनिया में उन्होंने इतना किया है, तो अगर आप उनका परफॉर्मेंस देखें पिछले 5 साल में, तो दे शुड बी वेरी हैप्पी कि ठीक है, भारत को देख लेंगे, नेपाल उन्होंने कर दिया, बांग्लादेश कर दिया, ईरान ऑलमोस्ट अभी पहले 1 साल मतलब फरवरी से तो डटा हुआ था, लेकिन अभी वहाँ लग रहा है वहाँ भी तख्ता पलट होने वाला है। उधर क्या बोलते हैं, वेनेजुएला का कर दिया। तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, मतलब 80% उनकी एफिशिएंसी चल रही है। यहाँ वाले जो नमूने हैं, जिनको ये लगता है कि वो परमानेंट इस दुनिया पे राज करने आए हैं भारत में, और यहीं उनको गद्दी कैसे छीन सकती है, उनको कभी मरना नहीं है, बस यहीं पे रहना और रूल करना है, ये इनकी इनकी भ्रष्ट हुई बुद्धि का परिणाम है। जो आप कह रहे हैं पार्लियामेंट नहीं चलने देना, तो उनका अभी 5 6 साल क्या 10 साल से ही चल रहा है, और सरकार भी क्या अपने बिल निकाल लेती है। अभी बात हुई एफसीआरए की, बहुत बड़ा रिएक्शन आया, लोगों ने काफ़ी फ्रस्ट्रेशन दिखाई। मेरा उन लोगों से एक दो पॉइंट मैं आपके माध्यम से बोलूं कि भारत के सामान्य नागरिक को 5 महीने पहले एफसीआरए का एफ तक पता नहीं था, और इन एनी केस एफसीआरए लगा हुआ है। एफसीआरए को बिल का वेट नहीं है, उसमें जो प्रोविजन ऐड हो रहे हैं, प्रॉपर्टी जब्त करने वाली कौन करेगा, किसके पास, वो प्रोविजन के लिए उनको पार्लियामेंट में आना है सिंपल मेजॉरिटी लेने। एफसीआरए लागू है, जो चिदम्बरम ने खुद टाइट किया था जब स्टेरलाइट का प्लांट हुआ था। दूसरी बात, जेपीसी में जाना इसलिए ज़रूरी था कि जो क्रिटिसिज्म हो रहा है भारत का एफसीआरए पे, पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है, क्रिश्चियंस को बड़ी चोट लग रही है,
उनके पास मेन हथियार ये है कि भारत में बिल पास हो जाते हैं, बुलडोज़ हो जाते हैं। 370 के ऊपर भी यही एलिगेशन लगा था कि जे-एंड-के गवर्नमेंट में कोई सरकार नहीं थी और जब तक स्टेट की असेंबली प्रपोज नहीं करती स्टेट को तोड़ने के लिए, पार्लियामेंट नहीं कर सकती। तो इन्होंने बोला भाई गवर्नर रूल था तो गवर्नर ने प्रपोज कर दिया, फिर फैक्स वाली सारी कहानी हुई। जेपीसी में भेजने का मतलब है कि टेक्निकली आपने अपोजिशन के साथ बैठ के उस बिल को डिस्कस किया, क्योंकि अपोजिशन फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। तैयार इसलिए नहीं है, वो किस मुंह से बोले कि हम बाहर से पैसा आने, वो चाहते हैं पैसा बाहर से आए, लेकिन बोलें कैसे, रिकॉर्ड पे कैसे जाएं। तो जब ये जेपीसी से आएगा, वक्फ भी गया था, और जब वक्फ जेपीसी से वापस आया था तो आपको याद होगा अपोजिशन वाले रो रहे थे कि हमारे जो 15 पॉइंट्स थे, एक भी पॉइंट इसमें इंप्लीमेंट नहीं हुआ, बिकॉज जेपीसी में एनडीए की मेजॉरिटी है। जेपीसी बेसिकली पार्लियामेंट का छोटा रिफ्लेक्शन है। तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगेंगे, ये बिल आएगा, उसमें ये स्टिग्मा उतर जाएगा कि बिना डिबेट के, बिना डिस्कशन के पास हुआ है। बिकॉज इनकी यही गेम है कि हमने डिस्कस ही नहीं करना, और कल बोलेंगे देखो जी पार्लियामेंट में बिल पास हो गया। ट्वीट भी किया था ना, फलाना बिल 2 मिनट, फलाना बिल 30 मिनट्स, लोग 30 सेकेंड्स। रही बात फ्लोर मैनेजमेंट की, तो देखिए ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है, ये मेरी पर्सनल, मेरा बिलीफ है, सच भी गलत भी हो सकता है, ये सरकार अपोजिशन को नीचे लगाने के लिए बार बार लाती रहेगी, बार बार लाएगी। क्योंकि जब आप बिल ले रहे हैं जिसके ऊपर आपको वोट चाहिए और आपको पता वोट नहीं मिलने वाला, फिर भी आप लाते हो, उस पर बोलते हो, फिर ताने बाने भी, उस पर काफ़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई, लाइव लोगों ने देखा। और गवर्नमेंट बार बार माता बहनों को बोल रही थी देखो मातृशक्ति को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये एक जैसे मनरेगा के नाम पे कांग्रेस को पहले छेड़ते थे, ये वुमेन सेल्फ रिजर्वेशन पे उस छेड़ते हैं। परिसीमन वाला यस इम्पॉर्टेंट है, और जो अभी सेंसस की कार्रवाई चलनी है और वो उसके साथ जुड़ना, और हालांकि सरकार स्टेप डाउन की है, सरकार ने तो रेशो बंद करके 50% इंक्रीज कर दिया सबको। पहले तो ये था ना पॉपुलेशन के हिसाब से, स्टेप डाउन तो हुआ है। अब सरकार ने कब कौन सी चीज़ पास करनी है, ओंकार जी एक्चुअली हम कमेंट तो कर सकते हैं, बट उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो ठीक है, ऑप्टिक्स यहाँ पे गलत हो जाते हैं, कम्युनिकेशन इनकी ज़ीरो है, गवर्नमेंट की और बीजेपी दोनों की, वो एक तकलीफ है जो हम सबको है। और जो एंटी इंडिया फोर्सेस का जो बकवासबाजी, जहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कुछ भी बोल देता है, किसी को गाली निकाल के देता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में मिनिस्टर नहीं है आपके पास। ये सब बातों के होते हुए तो डीप स्टेट को एक मौका मिल जाता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की कम्युनिकेशन वीक है, गवर्नमेंट का लोगों पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो कीड़ा है उसमें एक लूप होल है। और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देखिए, ये डीप स्टेट की गेम कितनी डीप है, इसलिए मैं कहता हूँ फ्रस्ट्रेट नहीं होते, उनकी लंबी गेम चलती है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बना, सबसे पहली अमेंडमेंट क्या आई कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, आप किसी को कुछ बोलने के लिए कुछ नहीं कर सकते, गिरफ्तार नहीं कर सकते। वो कीड़ा धीरे 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 इन्होंने लिबरलिज्म के नाम पे पूरी दुनिया में फैलाया। हालांकि हमारी जो फर्स्ट अमेंडमेंट ये थी नेहरू जी की कि फ्रीडम एक्सप्रेशन जो है एब्सोल्यूट नहीं है। अमेरिका का उल्टा था, पर अमेरिका तो दुनिया को चलाता है ना, हम थोड़ी दुनिया को चलाते थे उस टाइम। तो उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हमने, जो नेहरू जी ने जो भी अमेंडमेंट लाई पहली, उसको साइड पे रख के हम भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के दीवाने हो गए। और ये सरकार के पास आप कुछ भी कर लो, बुरा नहीं दिखना चाहती। ये एक हमें लगता है, अब हम गलत भी हो सकते हैं, सच भी, बिकॉज जो सरकार के पास इंफॉर्मेशन है किसी भी टॉपिक पे ओमकार जी, वो किसी के पास नहीं होती। और हम जब सब्र करते हैं तो फिर लगता है कि हाँ यार ठीक ही थे। जैसे जंतर मंतर वाला कांड हुआ, सब कुछ हुआ, आगे ब्रिक्स आ रहा है, अमृतसर पुलिस कमिश्नर हटा दिया गया जिसने कहा कि यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला था। अगर वो हो जाता, अगर 2 दिन प्रोटेस्ट और चलता और कुछ शरारती तत्व आके छोटा सा ग्रेनेड भी वहाँ फेंक देता तो त्राही त्राही मच जाती। सरकार स्टेप बैक कर गई। फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट में तो आज तक भी बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड नहीं है, मैं भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि हमने वहाँ स्टेप बैक क्यों किया। बट फिर वही बात है कि जो सरकार को पता है वो बोलेगी भी नहीं, बताएगी भी नहीं। तो अपोजिशन फ्रस्ट्रेटेड है, उनकी लेडीज जैसे गला फाड़ फाड़ के कि मोदी जी को ताड़का, अमित शाह ने को ताड़का बोला, वो फ्रस्ट्रेशन आई एग्री विद यू क्लियर कट है। और ये जो कहना कि हम ये कर देंगे, जैसे आपने कहा घड़ी की चौथाई में गिराना चाहते हैं, ये क्लेम तो आपको पता 2014 से ही चल रहे हैं। लेकिन आज का वोटर जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया और डीडी न्यूज़ को छोड़ के आप जैसी चैनल्स पे आ चुका है, अवेयर है। और जब ये जेन जी कर रहे थे तब भी मैं अपील कर रहा था, ट्विटर पे भी मैंने लिखा और मैंने बोला भी कि यार जेन जी को ब्लैक पेंट मत करो, हमारी जेन जी बहुत अच्छी है। ये मत करो, अपने घर में बच्चों को ये मत दिमाग में डाल दो कि तुम उल्टे हो, बिकॉज बच्चे को जब आप ये बोलो कि पूरे तुम्हारी जनरेशन ही उल्टी है तो वो उल्टा ही सोचते हैं, फिर बोला ठीक है हम उल्टे, घर वाले ही उल्टा बोल रहे हैं।
वही हुआ कि 3000 एफआईआर कटी और सारे के सारे क्रिमिनल्स निकले। तो यस, ये चलता रहेगा और यूपी के इलेक्शन तक बहुत ऊपर तक जाएगा, बिकॉज योगी जी उनको खटकते हैं और दिल्ली का रास्ता यूपी से आता है। ये हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, तो हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। अभी देखा आपने वो जो कॉकरोच पार्टी वाले आज एनईटी फैनिटी छोड़ के अभी वो गवर्नमेंट स्कूल्स की इंप्रूवमेंट पे आ गए। और अनफॉर्चुनेटली ओमकार जी, हमारे देश में एक्चुअली जेन्युइन प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको लोग एक्नॉलेज करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल का बेड़ा गर्क होना, हॉस्पिटल्स का बेड़ा गर्क होना। ये एक उनका बयान आया है जी, कि हम बहुत जल्दी जंतर मंतर सीजन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। खैर इस बार तो जो होना था, अब मुझे नहीं लगता वो दोबारा होगा। बट द फैक्ट इज कि इतने रीजंस हैं कि कोई भी बंदा भले मानसी का शक्ल दिखा के पॉलिटिकल पार्टी से हट के, जैसे दीपके ने लोगों को आपके साथ जुड़े होने के बावजूद, दीपके के सपोर्टर आज भी नहीं मानते वो आपका बंदा है। रांका आपका बंदा है, सबको पता है। सौरव आपका बंदा है, लोग नहीं मानते। तो भारत में 55% वैसे मोदी साहब के अगेंस्ट वोट डालते हैं, वो उनको बिलीव करते हैं। तो ऐसे वाले मुद्दे उठते रहेंगे। कभी E20 आ जाएगा, अभी स्कूल एजुकेशन आने लगी, कल को हॉस्पिटल्स पे आ जाएगी, क्योंकि इन चीज़ों में प्रॉब्लम तो है। और जब नॉर्मल आदमी को एक बंदा शरीफ सा मुंह बन के और बोले कि मेरा कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, मैं आपके स्कूल सुधारने के लिए आया हूँ, तो लोग कहते हैं हाँ ठीक ही तो बोल रहा है। अब वो थोड़ी देखते हैं कि जैसे आपने कहा कि इसका डिज़ाइन डीप स्टेट ने बनाया, कॉकरोच जनता पार्टी का। एक रात में उनके 2 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए। तो वो जिनको पता है वो पता है, लेकिन जिनको ये नहीं मानना और ये कहना कि सीजेपी बड़ी ऑर्गेनिक मूवमेंट थी, पूरा दुनिया उनके साथ था, तो आप कुछ नहीं। आप चैट जीपीटी पे जाके देखिए, पूछ के देखिए, वो कहेगा सीजेपी जो है और जंतर मंतर प्रोटेस्ट है, ये भारत के अंदर डिससेटिस्फेक्शन की निशानी है। और ये पूरे रांची वाला प्रोटेस्ट उसी श्रृंखला की कड़ी है, पूरे देश में फैलेगा, ये चैट जीपीटी कहता है। और रही बात पार्लियामेंट सत्र की, तो अमेरिकन ने तो मार्च में कह दिया था कि मानसून सत्र आएगा तो हम वहाँ पे हल्ला मचेगा। बट जेपीसी का रूट लेके एफसीआरए और जिस तरीके से अभी थोड़ी टाइटिंग शुरू हुई है, मेटा को बुलाया और उनसे माफ़ी मूफ़ी मंगवाई जो भी है। और जब मेटा वाला ये बोलता है कि हमें पैसे मिले हैं, तो आप भी सरकार को जानते हो, हम भी जानते हैं, जब कोई ऐसा बोल दे सरकार के सामने बैठ के, तो फिर सरकार उसको ऐसे जाने नहीं देती। वो इतना तो पूछती है, वो बता कहाँ से पैसे आए, ये बता के जा, नहीं तो फिर तेरे को, जैसे अमेरिका ने 900 करोड़ का जुर्माना लगाया, यहाँ भी जुर्माना लग सकता है। तो सरकार फाइट कर रही है, सरकार का काम है फाइट करना, डीप स्टेट हो जो भी हो। हमें क्या करना है, उस पे हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा कि हम र्यूमर्स में घुस जाएं, हम बिल्कुल विश्वास खो दें। इनका एक ही बैटल ये है कि सामान्य नागरिक का अपनी सरकार से विश्वास उठा दो। और फिर वो जब, जैसे बहुत सारे लोग मोदी जी को मजबूरी में वोट देते हैं, हमारे जम्मू में हम मोदी जी को मजबूरी में वोट देते हैं। हम ऐसे सेंसिटिव स्टेट में बैठे हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचती। तो ये उसी तरीका एक एंटी वेव चलाना चाहते हैं कि लोग मजबूरी में मोदी साहब से हट जाएं। मुझे लगता नहीं ये काम 29 तक खींच पाएंगे। 27 का जो उनका अटेम्प्ट है ना, वो योजो नसलीम ने कहा था कि किसान आंदोलन को किसानों के लिए थोड़ी था, वो यूपी की पिच तैयार हो रही थी। अब ये यूपी की पिच तैयार कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट का जो मेन राष्ट्रीय मार्ग यूपी से आता है, उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। 2029 तक खींचने के लिए बहुत ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए, मुझे लगता नहीं था वहाँ तक। इनका इमीडिएट एम 2027 है जी। यानी इनको लगता है कि उत्तर प्रदेश को किसी तरीके से डिस्टर्ब करो, योगी को हटाओ, उसके बाद मोदी को हटाना थोड़ा आसान हाँ, हो जाएगा, क्योंकि 2024 में ये देख चुके कि उत्तर प्रदेश की वजह से ही मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार गंवा चुके थे। और अगर एनडीए उनके साथ ना होते, तो फिर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। बिल्कुल और सही। संभवतः इसीलिए जो मैं चित्र अक्सर दिखाता हूँ, 99 सीटें होने के बाद राहुल गांधी, प्रियंका खरगे और सोनिया गांधी के चेहरों पर नूर उभर आया था और विक्ट्री साइन दिखा रहे थे। जी। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। ये मोदी जी की शक्ल पसंद क्यों नहीं है डीप स्टेट को और बाकी लोगों को? बीजेपी सरकार को हम जितना मर्जी दोष दे लें, है ना, हम भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। कम्युनिकेशन इनकी ख़राब है, कुछ मिनिस्ट्रियाँ इनकी हमें लगता है कि बेटर कर सकती थी। कई बार लगता है कि जैसे हम लोग यहाँ जम्मू में बैठे हैं, हमें लगता है हमारी सुनता कोई नहीं, सिर्फ कश्मीर, वो हर घर में होता है। एक चीज़ आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते,
एक इनका कोई स्कैम बाहर नहीं आया आज तक, कोई करप्शन का। राफेल का ये उठा के लाए थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दिया था। ये होने के बावजूद कि बहुत सारी आईएएस की लॉबी इनके खिलाफ है। अगर ये कुछ घपला करेंगे तो पहले ही आईएएस ऑफिसर्स खुद ही, आपको वो नोटिंग शीट प्रेस में मिल जाएगी जिसमें घपला हुआ है। तो एक तरफ से क्लीन है सरकार, नीचे रिटेल करप्शन है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स में ठेके में रिश्वत चल रही है, वो हमारा डीएनए है, वो हम सरकार को क्या ब्लेम करें, हम खुद ही करप्ट हैं, तो वो तो चलता रहेगा। दूसरा एक जो है, इसके नेशनलिज्म पे आप डाउट नहीं कर सकते। तो जो सरकार एक करप्ट कंट्री में, जिसमें ये ट्रेंड रहा है कि यहाँ पे जो कैबिनेट डिसीजन होता था वो 15 मिनट के अंदर वाशिंगटन में पता होता था, पूरे टॉप आईएएस ब्यूरोक्रेट्स, टॉप ऑफिसर्स के बच्चे यूएस में वीज़ा लेके, स्कॉलरशिप लेके पढ़ते थे और यहाँ के सीक्रेट लीक करते थे। जब वो बंद हो गया ओमकार जी, जब प्राइम मिनिस्टर के जहाज में 50 पत्रकार जाते थे फॉरेन दौरे के ऊपर, उनका खाना पीना, रहना, दारू और सब कुछ, और उनको वहाँ साइट सीइंग करवाई जाती थी, वो सब बंद हो गया। तो डीप स्टेट को नेचुरली जो ग्रिप थी कंट्री के ऊपर, उसमें उनको झटका लग गया कि ना तो उनको ये बताने वाला कोई बचा। देखो मोदी साहब की एक जो आलोचना करते हैं जर्नलिस्ट, या अप्रिशिएशन ही मानता हूँ मैं उसको, ये कहते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कल क्या करने वाली है सरकार, कौन चीफ मिनिस्टर बनने वाला है। आज जितने चीफ मिनिस्टर सरकार ने बनाए, लोग प्रोडिक्ट ही नहीं कर पाए, चाहे वो हरियाणा का था, चाहे दिल्ली का था। योगी भी अपने आप में अनप्रडिक्टेबल थे, मनोज सिन्हा जी बन चुके थे ऑलमोस्ट, वो तो वाराणसी सुबह 4 बजे पूजा वाजा करके आ गए थे महादेव की, बाद में हो गया। तो ये जो सिक्रेसी इन्होंने मेंटेन की है, इसका मतलब ये है कि इनकी ग्रिप बहुत ज़्यादा, जो जो खबर इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर इनकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग है। डीमोनेटाइजेशन का किसी को पता नहीं चला, बालाकोट स्ट्राइक का किसी को पता नहीं, ऑपरेशन सिंदूर का किसी को पता नहीं चला। तो ऐसी चीज़ें तो उन लोगों को अपसेट करेंगी ना, जिनकी पूरी पहुंच, जिनको आपकी फाइल्स, आपके डिस्कशन क्या हो रही है बंद कमरे में, कैबिनेट कमेटी एंड सिक्योरिटी क्या डिसीजन ले रही है, उनको 15 मिनट में पता चल जाती थी। ओमकार जी, जब मैं दिल्ली आर्मी क्वार्टर में पोस्टेड था, 2004-5 की बात है, तब एक अमेरिकन एम्बेसी की गाड़ी आके सेना भवन के बाहर लगती थी। अब अमेरिकन एम्बेसी की गाड़ी है, एम्बेसी का लगा हुआ लोगो उसके ऊपर, उसको कोई पूछता भी नहीं था। अमेरिका आज भी तो है, तो सुपर पावर है। बाद में पता चला कि उनके जो यंत्र अंदर लगे थे, वो थे कि जो हम लोग अपने कंप्यूटर पे कीपैड पे जो उंगलियां चलाते थे ना, वो उनके कंप्यूटर पे स्क्रीन पे दिखता था। उसके बाद फिर उसी साल में सरकार ने डिसीजन लिया और हमारे आर्मी के कंप्यूटर को हार्डन किया गया, ताकि इसमें से यूएसबी पोर्ट निकाल दिए, सब कुछ निकाल दिए, ताकि कम्युनिकेट ही ना करे। तो आर्मी के जो ज़्यादातर ऑफिस कंप्यूटर्स हैं, उनमें ना इंटरनेट होता है, ना उनमें, वो डम होते हैं ईवीएम की तरह, और लाइन के साथ कनेक्ट होते हैं आर्मी सिक्योर लाइन पे। फिर जब वो हटा, जब खबर फैली तो उन्होंने गाड़ी हटा ली, तो इन्होंने अपनी एम्बेसी के ऊपर एक नया एंटीना लगवाया। अब अमेरिका की टेक्नोलॉजी दुनिया में इतनी आगे है कि जब तक वो समझो तो नुकसान कर गए होते हैं। तो उस वहाँ से उठ के आज की स्टेट में कि अमेरिका को ही नहीं पता कि नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है। करप्शन का ये सीन है कि सरकार को आप करप्ट नहीं कर पा रहे, आप अपना F-35 नहीं बेच पाए, सरकार राफेल ले रही है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करके। तो ये चीज़ें आपको अपसेट नहीं करेंगी। अगर आपने 70-80 साल इस देश को एक्सप्लॉइट, हम कहते हैं 47 में कहाँ आज़ाद हुए थे ओमकार जी, 47 के बाद हम किंग जॉर्ज के पास भेजते थे हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर की लिस्ट, नेहरू जी वो अप्रूव करता था, यहाँ जाके शपथ समारोह होता था, कहने को आज़ाद थे। जब वहाँ से जान छूटी तो फिर हमारे टॉप ब्रास बिक गया, जैसे अमेरिका सुपर पावर बना और हर बंदे को अमेरिकन ड्रीम आने लगे, इसलिए वो नाराज़ है। इनकी जगह आज आप बिठा दो बीजेपी के अंदर ही, राहुल गांधी को बिठा दो, जो देश बेचने के लिए तैयार है, जिसे एमओयू करने के लिए किया है चाइना के साथ, तो देखना आपका अमेरिका पे कुछ नहीं बोलेगा आपको। उनको पता अभी अब नसें हमारे हाथ में आ गई, जिस दिन खींचना खींच लेंगे। यहाँ टैरिफ की बात बोलती है तो इंडिया बोलता है लगा लो यार, है ना। तो ऐसे वाली डिफाइंस भारत ने कभी नहीं दिया अमेरिका जैसी। तो फिर डीप स्टेट अमेरिका हो गया, यूरोप में भी बैठी है, तो हमारे भी है, तो वो अपसेट है जी। आप म्यूट हैं ओमकार जी, म्यूट हैं आप। जी सर, थैंक यू। एक और महत्वपूर्ण खबर ये आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जब यहाँ टर्की में आए थे नाटो सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो वापसी के समय उन्होंने मेन जो इनका प्लेन था उसको छोड़ दिया था सुरक्षा कारणों से, और ये मिलिट्री के एक जहाज में बैठ करके ब्रिटेन तक गए थे। और ये बात अब उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है, र्यूमर तो चल रही थी लेकिन एक्सेप्ट कर ली है
कि खाना पहुंचाने वाली कैटरिंग की गाड़ी से चुपचाप उनको अमेरिकी वायुसेना के वीआईपी सैन्य विमान C-32A तक ले जाया गया था और इनको कहा गया था कि ईरान आपके एयरफोर्स वन पर अटैक कर सकता है, लिहाजा आप छोड़ दीजिए विमान को। ये तो बहुत ही डरपोक किस्म के आदमी है। अब वो किस मुंह से कहें कि मैं टर्की में गया और वहाँ मैंने टर्की से जफ्फी डाली लोगों से जो कि इसराइल का दुश्मन है, और इसराइल ने वार्निंग दे दी उड़ा देंगे। किस मुंह से बोलें? तो ईरान मिल गया, ईरान पे ब्लेम लगा दो आप। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को लाइन पे लाने का काम इसराइल ने बहुत बार किया है, और इसको लाइन पे लाए थे जब इन्होंने चार्ली किर्क को मारा था। वो चार्ली किर्क जो इसका राइट हैंड था और जो प्रो इसराइल था, लेकिन जैसे ही उसने गाज़ा गाज़ा बोलना शुरू किया, इसराइल ने उसको ठोक दिया। और ठोकने से पहले नेतन्याहू ने पर्सनली उसको ऑफर किए $500 मिलियन उसकी संस्था के लिए कि ले ले। उसने मना कर दिया, बोला मुझे नहीं चाहिए। पहले लेता था इसराइल से। चार्ली किर्क को मार के इन्होंने ट्रंप को बड़ा सही संदेश दिया था कि तू सुधर जा। और इस बार उसके बाद जब से कान के बगल से गोली निकली, लोग कहते हैं जी वो खुद मरवाई 300 मीटर से। कोई फौजी जिसको बुलेट्स का पता है ना, कोई यहाँ गोली मारने के लिए नहीं बोलेगा ओमकार जी। इट्स जस्ट मैटर ऑफ एक बाल का फर्क हो गया तो गोली यहाँ लगती सीधी। हाँ, सही। 2 मीटर दूर एम करने के लिए बोला और लग जाए तो यहाँ नहीं पहुंचे। उसको ऑप्टिक्स दिखे, जो खून आया वो हुआ। और जो लड़की उनकी बॉडीगार्ड खड़ी थी, मोटी छोटी, जो कि एक प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड में तो उसका काम ही नहीं है ना, वो फिजिकली फिट थी ना, वो तो हिल ही नहीं रही थी। तो स्टाफ भी वहाँ ऐसा किया था। तो ये जो बिहाइंड द सीन कंट्रोल है अमेरिका का इसराइल के हाथों में, उस कड़ी से अगर आप जोड़ के देखेंगे टर्की में, नोइंग वेरी वेल कि अब टर्की और इसराइल दुश्मन है आज की डेट में। जब सीरिया में अटैक हुआ था तो इनका वर्किंग रिलेशनशिप था। आज दोनों अपोजिट खड़े हैं। और इसराइल और टर्की में युद्ध इसलिए नहीं हो रहा कि टर्की जो है नेटो का मेंबर है और मिलिटरीली स्ट्रांग है, और इसराइल की ज्योग्राफी बड़ी छोटी है। इसराइल नहीं टेक ऑन कर सकता टर्की को 1 to 1 जब तक अमेरिका पीछे ना आए। ये सब होने के बावजूद ट्रंप भाई साहब टर्की जाते हैं, वहाँ के लोगों से जफियाँ डालते हैं, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देते हैं, प्यार मोहब्बत दिखाते हैं। तो शायद इनको एक वार्निंग दी गई कि सुधर जाओ। अब ट्रंप अपने तो ट्रुथ सोशल पे कुछ ना कुछ लिखना है। उसने ईरान पे, हालांकि ईरान की इंटेलिजेंस भी बहुत कैपेबल है, आप उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका ने जनरल जिया को आमों के टोकरा रख के मारा था। तो इनको पता कि पॉसिबिलिटी होती है। और अगर मोसाद किसी को मारने पे आए तो आई मीन इसमें कोई बड़ी वो नहीं है। क्योंकि आप देखें पिछले 3 महीने में क्या हो रहा है। पाकिस्तान जो इसराइल का दुश्मन है उसको सिर पे चढ़ा के अमेरिका ईरान से समझौते करता है, जबकि लड़ाई शुरू हुई उसका सूत्रधार इसराइल है। अगर इसराइल ईरान का दुश्मनी ना होती तो लड़ाई होती नहीं। तो आप कैसे पाकिस्तान ईरान के साथ जफ्फी डाल रहे हो और आप आपका वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद घूम रहा है जब ईरान उस टेबल पे बैठा नहीं हुआ। तो आप पिंड छुड़ाना चाहते हो यहाँ से। पिंड छुड़ाते छुड़ाते आप दुनिया भर को अनकंफर्टेबल कर रहे हो, हॉर्मुज बंद करके, ब्लॉकेट लगा के। तो मेरे को अगर कोई माने, मेरे पास एविडेंस नहीं है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं पहले बोलूँ। मुझे लगता है ये जो खबर थी या वार्निंग थी इसराइल से आई, या इसराइल ने प्लांट की। ईरान भी हो सकता है, आई मीन किसको पता है, बट इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है बिकॉज अमेरिका का एयरफोर्स 1 बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है। उसके अंदर सबोटाज करना नॉर्मल लोगों का, नॉर्मल कंट्रीज़ के बस का काम नहीं है। अगर उसको जेट में जाके फ्लाई करना पड़ा एक एयर मिलिट्री एयरक्राफ्ट में, तो वो दिखाता है कि भाई कुछ तो था। मेरी उंगली तो इसराइल के ऊपर जाएगी, क्योंकि जैसे जी। जैसे ईरान से जफ्फी डाली उसी दिन इसराइल ने जाके बंदे ठोक दी। जिस बंदे ने ईरान से उठ के बात करने की कोशिश की अमेरिका के साथ, उसको मारा इसराइल ने। तो देयर इज अ डिफरेंस देयर। अमेरिका की मजबूरी है कि मिड टर्म आ रहा है, पॉपुलरिटी खत्म हो रही है, तो यार कुछ तो करूं। और इसराइल कहता है कि भैया अनफिनिश जॉब है, पूरा करके जा। पर कुछ तो हुआ है। और ये अमेरिका के प्रेसिडेंट को अगर जहाज बदलना पड़ जाए तो मैं नहीं कहूँगा बेइज्जती की बात है, बट है तो बेइज्जती वाली बात एक्चुअली। ये तो हमारे वाले बहुत निडर आदमी है। मैं अभी देख रहा था कि ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध शुरू होने के बाद मोदी जी ने कहाँ कहाँ का दौरा किया है। तो देखिए, फरवरी में इजराइल ही होकर के आए थे, 25-26 फरवरी, 28 बहुत फरवरी को अटैक किया था इन लोगों ने। फिर ये मई में
संयुक्त अरब अमीरात गए, नीदरलैंड गए, स्वीडन गए, नॉर्वे गए, इटली गए। तो इसी दिशा में गए थे, तो मोदी जी तो नहीं घबराए। अच्छा, उससे पहले भी ऐसा नहीं है कि मोदी जी पर खतरे नहीं रहते हैं। जब एससीओ समिट में गए थे, तो बाहर किसकी गाड़ी में बैठ करके वो करीब आधा पौना घंटा बैठ करके बात करते रहे पुतिन साहब से। के साथ। जी। तो ये ज्यादा निडर है या अमेरिका का राष्ट्रपति? नहीं, हमारे वहाँ तो यूक्रेन ट्रेन में गए थे। जब बिल्कुल, यूक्रेन गए थे बिल्कुल। भाई साहब, तो ट्रेन से गए थे, और जब हम अपने बच्चे हाँ, निकालने से युद्ध रुकवाया था। तो हम जितना, वही मैं कह रहा हूँ ना, कई चीज़ों पे आप मोदी सरकार की उंगली नहीं उठा सकते आप। करप्शन होगी, नेशनलिज्म हो गया, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होगी, जहाँ हमारा स्थान आज है। नेचुरली जब आप ऊपर जाओगे ओंकार जी, दुश्मन तो होंगे ही। जब तक वो नीचे पड़े हुए थे, लोगों के पैरों के नीचे रोंदे जा रहे थे, ना मेरे को पूछने वाला ना कुछ। अब हमने अपनी एक स्टैंडिंग खड़ी कर दी। साउथ, ग्लोबल साउथ जो भी है वो हमें हमारी तरफ देखता है। और जो नाम की कंट्री, जिनके नाम बड़े और दर्शन छोटे हो चुके हैं, जैसे यूरोप है, उनको हमारी सपोर्ट चाहिए। ये जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्वीडन के इनके पास कुछ भी नहीं बचा ओंकार जी, ये डिफंक्ट कंट्रीज हैं। जर्मनी की इंडस्ट्री जहाँ पे दुनिया की बेस्ट मशीन गन्स और कार्स बनती थी, आज वो इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। तो ऐसे बिल्कुल। माहौल में वो उनको हमारी ज़रूरत है। अब हम यहाँ जितना मर्जी नुक्ताचीनी करें, राहुल गांधी जो मर्जी बोले, ये फैक्ट तो फैक्ट्स हैं। हिस्ट्री की किताब में यही लिखा जाएगा कि इस गवर्नमेंट ने ये किया, उसको आप जुठला नहीं सकते। सोनिया गांधी की तरह आप एक आर्टिकल नहीं लिख सकते मनमोहन सिंह की प्रेज में आज, जब तक कि वो निर्दोष था, क्योंकि उसके मरने के बाद वो जांच क्लोजर हो गया। अब मरने मुर्दे को तो टांग नहीं सकते ना। लेकिन जब वो बिल्कुल। उसके ऑर्डर को जो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल करके फाइन लगाया था कोल माइंस वालों को, तो तब मनमोहन सिंह की डिसऑनेस्टी प्रूव नहीं हुई थी। लेकिन जब मोदी जी की कहानी लिखी जाएगी, इस सरकार की कहानी लिखी जाएगी, मुझे लगता नहीं कि कोई रिलायबल क्रेडिबल सोर्स इनके खिलाफ कुछ लिख पाएगा, अदर देन ये जो रिटोरिक है, जो ठीक है, जो बोलते रहते हैं। और आखिर में जरूर मैं सच जानना चाहूंगा, पड़ोस में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में एक पत्रकार ने लिख दिया कि इमरान खान खत्म, उसके बाद से देश फिर उबलना शुरू हो चुका है। इसके ओमकार जी, दो तीन पहलू हैं। एक तो आप पाकिस्तान की प्रेस को ना बिलीव नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा बैठ के पाकिस्तान के अंदर किसी चैनल पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा, तो आप 99.9% मान के चलिए कि उसका स्क्रिप्ट जो है आईएसआई ने अप्रूव किया है। आप नहीं बोल सकते, उठा के ले जाते हैं। हो क्या रहा है कि इमरान खान के मरने की खबर तो हर 6 महीने में आती है, लेकिन इस बार पीटीआई ने बोला कि हम सितंबर के लास्ट सप्ताह में, आई थिंक 27 सितंबर को, वो इस्लामाबाद पे लॉन्ग मार्च करेंगे। ये ऐसा ही लॉन्ग मार्च इन्होंने पिछले साल, 1.5 साल पहले भी किया था, और उनके 12-13 बंदों को स्नाइपर्स ने इस्लामाबाद में गोली मारी थी, और इमरान खान की वाइफ आई हुई थी, वहीं से वो चली गई थी छोड़ के बीच में। वो थ्रेट रियल है कि वो आएंगे, वो लोग इस्लामाबाद आएंगे। अब उसको काउंटर करने का तरीका क्या है? मतलब मैं आपको एक, इसको स्टेट क्राफ्ट कह लीजिए, इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लीजिए। काउंटर करने का तरीका ये है कि आप कुछ ऐसा करें कि आप पाकिस्तान के पंजाब के अंदर जो पीटीआई की सपोर्ट है, उसको आप काबू कर सकें। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप जो पाकिस्तान की लीडिंग पार्टीज़ हैं, इमरान खान की पीटीआई, नवाज़ की पीएमएलएन, और जरदारी भुट्टो वाली जो पीपल्स पार्टी, ये नवाज़ की पार्टी पंजाब सेंट्रिक है, भुट्टो की पार्टी सिंध सेंट्रिक है। बलूचिस्तान में इनकी सरकार बनती है टर्न में, एक बार उनको बना देते हैं, एक बार वो आर्मी बनाती है, बिकॉज बलोच इनको लाइक ही नहीं करते। और पीओजे में भी इनकी सरकार बनती है रोटेशन में। वो आर्मी डिसाइड करती है कि ओके नवाज साहब, इस बार नवाज को दे रहे हैं इलेक्शन, क्योंकि नवाज की अभी गप्पे भी चलती है ना कि मरियम का अफेयर है, वो क्या है, इस उम्र में क्या अफेयर करेगी मुनीर के साथ, जो भी है। तो ये सारी जो एक सूबे की पार्टी है, पंजाब की नवाज की और इधर, लेकिन जो पीटीआई है वो केपीके में तो उनका बेस है ही है, पश्तूनों का, और उसका पंजाब में बहुत पॉपुलरिटी है बिकॉज ऑफ इमरान खान। तो अगर ये लॉन्ग मार्च सफल होना है, तो जब वो केपीके से इंडस क्रॉस करके पाकिस्तान के पंजाब में घुसेगा मार्च, वो कह रहे हैं हम 2 लाख लोग लेके आ रहे हैं। आप 2 लाख छोड़ो, अब 10,000 की बात करते हैं। पिछली बार जब आए थे, उन्होंने कंटेनर लगा दिया, ब्लॉक कर दिया था, लोगों ने कंटेनर उठा के फेंक के इस्लामाबाद डी चौक पहुंच के वहाँ पे फायरिंग हुई स्नाइपर्स द्वारा।
तो ये तो आप मानोगे ना कि जब आप केपीके से बाहर निकल आए और पंजाब आपने एंटर किया, इस्लामाबाद पहुँचने में जो भी वो 50-60 किलोमीटर का रास्ता है, उसमें आपको खाना-पानी कौन देगा? वहाँ भी कोई जुनैद भाई होगा, बिकॉज़ जुनैद भाई के बिना कोई प्रोटेस्ट चलता नहीं है। आप नारेबाज़ी कर सकते हो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। हम अभी प्रोटेस्ट कर रहे थे पिछले 2 हफ्ते पहले जम्मू उसमें, तो पानी लेके भूल गए ओंकार जी। हमारा तो कोई ना फंडिंग है, ना बैकिंग है। और फिर वहाँ पे डिहाइड्रेशन होनी शुरू हो गई, बरसात का मौसम था, धूप चढ़ी, पसीने छूट गए, तो एक हम में से उठ के बेचारा भागता हो गया, बॉटल ले आया पानी खरीद के। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव बैकअप के बिना लॉन्ग प्रोटेस्ट, लॉन्ग मार्च नहीं होते। अगर मैं पाकिस्तानी जो श्रूड दिमाग वाले पाकिस्तानी हैं, अगर उन्होंने इस मार्च को विफल करना है, तो पिछली बार तो गोलियां चला ली थी इन्होंने, इस बार हो सकता है ये गोलियां चलाए तो अंदर से भी गोली चले, बिकॉज पश्तूनों के पास हथियारों की कमी नहीं है। तो तरीका क्या है कि उस मार्च के शुरू होने से पहले ही उस मार्च को मार दिया जाए। और उसके मारने का क्या तरीका है कि पीटीआई का जब पंजाब में ग्रिप है, जो उनके सेंटर्स हैं, जो इनके लॉजिस्टिक्स हैं, जो इनके जुनैद भाई वहाँ पे हैं, उनको उठा लिया जाए। उनको उठाने का कैसे उठाएंगे आप कि आप एक बड़ा इंसिडेंट पीटीआई के नाम पे डालें। अब पीटीआई के नाम पे डालने की बैकग्राउंड कैसे बनाओगे? आपने इमरान खान की डेथ की खबर कर दी कल, और कल जीएचक्यू रावलपिंडी पे अटैक हो गया। एक बंदा आया, पिस्टल निकाली, उसने 3 फौजियों को गोली मार दी गेट के ऊपर, फिर उसको मार दिया गया। पाकिस्तान गवर्नमेंट कहती है कि उसके थैले में से पीटीआई का पोस्टर, पीटीआई का झंडा, और ये बंदा खैबर पख्तूनख्वा से, केपीके से आया। तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि पीटीआई जो पंजाब में है, रावलपिंडी तो पंजाब में है, वो षड्यंत्र रच रही है सरकार के खिलाफ। तो जो पीटीआई के अड्डे हैं, जो लोग हैं पीटीआई के बड़े बड़े सपोर्टर, उनको उठा के राउंड अप किया जा सकता है। अगर ये राउंड अप हो गए तो वो लॉन्ग मार्च सक्सेसफुली नहीं हो सकता। जैसे वो पंजाब एंटर करेंगे, उनको खाने पीने वाले लोग ही नहीं मिलेंगे, खिलाने वाले। तो ये एक मेरा अपना वो है। अगर इसको हम फेस वैल्यू पे लें और पाकिस्तान की वर्जन को माने, जो कि हम बेवकूफ़ी करेंगे माने, उनका ये कहना है जी भाई पीटीए, तो उसमें यह है कि इमरान खान की खबर सुन के, र्यूमर सुन के, वो बंदा विचलित हो गया और घर से पिस्टल लेके आया, 3 बंदे मार दिए। और तीसरी पॉसिबिलिटी, वो भी एक बड़ी हाई पॉसिबिलिटी, ये है कि क्योंकि ये अटैक हुआ है इनकी राजधानी में, रावलपिंडी और इस्लामाबाद तो ट्विन सिटीज़ हैं, और इस्लामाबाद राजधानी है, रावलपिंडी इनका जीएचक्यू है। अगर उनके गेट पे टीटीपी के बंदे ने आके गोली मारी है, क्योंकि टीटीपी ने मियांवाली में 6-7 महीने पहले 6 बंदे मारे थे, पंजाब में पहला अटैक हुआ था बड़ा, नहीं तो टीटीपी केपीके में ऑपरेट करती है, बलूचिस्तान में करते हैं। पंजाब के अंदर अटैक हुआ है मियांवाली में। अगर ये भी किसी टीटीपी के काडर ने किया है, क्योंकि 2 हफ्ते पहले टीटीपी वालों ने स्वात वैली में एक पीस रैली को उड़ा दिया था, 18 बंदे मरे थे, 6 पुलिस वालों को मिला के। अगर ये गवर्नमेंट ये कहे कि हमारी सिक्योरिटी इतनी वीक है कि देश के जीएचक्यू, जो इनकी पार्लियामेंट से भी ऊपर है, उसके गेट पे आके टीटीपी वाले ने हमला किया है, तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन हो जाएगी। तो इसको बोलो कि पीटीआई का एक नाराज़ था, उसने सुना इमरान खान की। तो ये एक बड़ा सा एक खिचड़ी सी है, इसमें से निकाल पाना इसलिए मुश्किल है ओमकार जी कि और अगले 24 घंटे में और कोई उड़ा दिया जाएगा और सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि कल इन्होंने, बलूचिस्तान का इंडिपेंडेंस डे था, इन्होंने क्वेटा में लॉकडाउन लगाया और बलूचिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की हैं। उसमें कोई कहता 20, कोई कहता 60 सिविलियंस मारे गए हैं। उसके बाद बीएलए ने इनके ऊपर अटैक किया है। तो कल या परसों एक बड़ा इंसिडेंट हो जाएगा तो लोग इसको भूल जाएंगे, लेकिन जीएचक्यू के गेट तक के बंदे का आके फायर खोलना, अगर आप इमेजिन कीजिए ये हमारे सेना भवन पे हुआ होता तो पूरा इस टाइम बीबीसी लेके अल जजीरा, रॉयटर्स सब नाच रहे होते और हमारा मीडिया तो उनके साथ ही नाच रहा होता। ये खबर बिल्कुल। हमारे मीडिया पे आई नहीं। तो इमरान खान की डेथ की खबर मैं उस कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ। हो भी सकता है मार भी दिया हो, पर अगर मार दिया ना उसको, जब मर गया वो, तो बहुत आग लगेगी पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा आग लगेगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा। जी अजय जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, जुड़ने के लिए इतना समय निकाला आपने और बहुत महत्वपूर्ण इश्यूज़ पर आपने चर्चा की है। थैंक यू सो मच। और नमस्कार। दर्शकों से जय निवेदन हिंद। है कि आपको ये चर्चा अगर अच्छी लगी हो, तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो शेयर करें, चैनल हमारा भी सब्सक्राइब करें और अजय जी का त्रिनेत्र भी सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। धन्यवाद ओमकार जी, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।